हाय। इंडिया में ज्यादातर इन्वेस्टर्स सोचते हैं कि इन्वेस्टमेंट की दुनिया एफडीज और इंश्योरेंस से शुरू होती है और म्यूचुअल फंड्स पर खत्म हो जाती है, लेकिन रियलिटी ये नहीं है। वेल्दी लोग सिर्फ म्यूचुअल फंड से वेल्दी नहीं बनते हैं, वो अल्टरनेटिव एसेट्स ऐड करके वेल्थ को फास्ट ग्रो और प्रोटेक्ट करते हैं बिना अननेसेसरी रिस्क लिए। हाय, आई एम ब्रिजेश परीक, चार्टर्ड वेल्थ मैनेजर एंड सेबी रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर। और आज मैं आपको सिंपल लैंग्वेज में 5 इंपॉर्टेंट अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट समझाऊंगा। क्या है, क्या रिटर्न देते हैं, क्या रिस्क है, किस टाइप के इन्वेस्टर के लिए सही है और पोर्टफोलियो में इनका परफेक्ट रोल क्या है। चलिए एक शॉर्ट स्टोरी से शुरू करते हैं। 2 इन्वेस्टर्स, संजय और मीरा। संजय के पास अच्छा म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो है, वो थोड़ा फास्ट वेल्थ ग्रो करना चाहता है बिना स्पेकुलेशन के। मीरा के पास एफडीज और प्रॉपर्टी है, लेकिन टेनेंट और मेंटेनेंस का हेडेक नहीं चाहिए। दोनों को एक्स्ट्रा रिस्क नहीं चाहिए, उन्हें ज्यादा डाइवर्सिफिकेशन चाहिए और यही जगह पर ऑल्टरनेटिव्स परफेक्ट फिट होते हैं। चलिए एक एक करके ब्रेक डाउन करते हैं। पहला है आरईआईटीज, रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट। प्रॉपर्टी का इनकम बिना प्रॉपर्टी के। आरईआईटीज उन प्रॉपर्टीज के ओनर होते हैं जो इनकम कमाती है। ऑफिसेज, मॉल्स, डेटा सेंटर्स, लॉजिस्टिक पार्ट्स। इन्वेस्टर को मिलता है रेगुलर रेंटल इनकम प्लस प्राइस एप्रिसिएशन। और सबसे बड़ी बात, लो इन्वेस्टमेंट टिकट साइज। एडवांटेजेस है पैसिव इनकम, ट्रांसपेरेंट एंड रेगुलेटेड बाय सेबी। नो टेनेंट्स, नो रिपेयर्स, नो पेपर वर्क। रिस्क क्या है? वैकेंसी रिस्क, interest rate sensitivity and best for long term passive income seekers। सिंपल याद रखिए, आप लैंडलॉर्ड बनते हो बिना टेनेंट के। आरईआईटीज रेंटल इनकम देते हैं, लेकिन अगली कैटेगरी इंटरेस्ट इनकम देती है और काफी अट्रैक्टिव रेंज में। दूसरा है प्राइवेट क्रेडिट या तो प्राइवेट डेट। ये बेसिकली कंपनीज को प्राइवेटली लोन देना होता है फिक्स इंटरेस्ट पर, बैंकिंग सिस्टम के बाहर। इंडिया में पॉपुलर क्यों हो रहा है? बोरोइंग कॉस्ट हाई है, इन्वेस्टर को 10 से 14% टारगेट यील्ड मिल सकता है। बेनिफिट्स क्या है? अट्रैक्टिव प्रिडिक्टेबल इनकम, इक्विटी मार्केट्स के साथ लो कोरिलेशन। रिस्क क्या है? डिफॉल्ट का रिस्क, लिक्विडिटी लिमिटेड, बीच में एग्जिट मुश्किल। किनके लिए सही है? हाई इनकम इन्वेस्टर्स जो प्रिडिक्टेबल रिटर्न्स चाहते हैं, थोड़ा रिस्क समझ के। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, प्राइवेट क्रेडिट एफडी का रिप्लेसमेंट नहीं है, ये हाई रिस्क इक्विटी के बिहाइंड द सीन्स चेस का रिप्लेसमेंट है। अब रियल एस्टेट की इनकम और क्रेडिट की इंटरेस्ट इनकम समझ गए, अब बात करते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर बेस्ड इनकम की। तीसरा है इनवीआईटीज, इंफ्रास्ट्रक्चर इनकम इन्वेस्टमेंट्स। इनवीआईटीज ऑपरेट टोल रोड्स, पावर ट्रांसमिशन लाइन्स, हाईवेज एंड पाइपलाइंस, जहां लोग पैसा पे करते ही रहते हैं। बेनिफिट्स क्या हैं? प्रिडिक्टेबल कैश फ्लोज, कंसिस्टेंट डिस्ट्रीब्यूशंस। रिस्क क्या है? रेगुलेटरी एंड पॉलिसी रिस्क। इनके लिए बेस्ट है लॉन्ग टर्म स्टेबल इनकम जनरेशन, लो वॉलेटिलिटी के साथ। अब तक हमने इंडियन इनकम बेस्ड ऑल्टरनेटिव्स कवर किए, अब आते हैं ग्लोबल डाइवर्सिफिकेशन पर। चौथा है ग्लोबल इंडेक्स फंड्स एंड इंटरनेशनल ईटीएफ्स। सिर्फ इंडिया में इन्वेस्ट करना फ्यूचर को सिर्फ एक कंट्री से ट्राई कर देता है। ग्लोबल ईटीएफ से एप्पल, माइक्रोसॉफ्ट, एनवीडिया, टेस्ला जैसे वर्ल्ड लीडर्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं, S&P 500 या नास्डेक के थ्रू। एडवांटेजेस, कंपनी रिस्क डाइवर्सिफिकेशन, वर्ल्ड वाइड इनोवेशन और टेक ग्रोथ का एक्सपोजर, शॉर्ट टर्म रिस्क, करेंसी मूवमेंट, और लॉन्ग टर्म में करेंसी डेप्रिसिएशन रिटर्न्स को बूस्ट करता है। एक सिंपल कंपैरिजन, गोल यूएस पर बैट करना नहीं है, गोल यह है कि आपका फ्यूचर सिर्फ इंडिया तक लिमिटेड ना हो। अब एक ऐसा एसेट जो वेल्थ प्रोटेक्ट करता है, सिर्फ ग्रो नहीं। पांचवा है गोल्ड ईटीएफ्स और सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड्स। गोल्ड का रोल क्या है? प्रोटेक्शन अगेंस्ट इन्फ्लेशन, क्राइसिस या तो करेंसी डेप्रिसिएशन के सामने बचाना, एंड वॉर सिचुएशंस में हेल्प करना। एसजीबीज वर्सेस गोल्ड ईटीएफ्स, एसजीबी ज्यादा पावरफुल क्योंकि वो 2.5% इंटरेस्ट ज्यादा देता है और टैक्स फ्री मैच्योरिटी देता है। किन के लिए बेस्ट है?
वेल्थ प्रोटेक्शन, नॉट वेल्थ क्रिएशन अलोन। बिगेस्ट क्वेश्चन, क्या हर कोई ऑल्टरनेटिव्स में इन्वेस्ट करे? स्ट्रेट आंसर नहीं। कब ऑल्टरनेटिव्स अवॉइड करने चाहिए? अगर आपकी इमरजेंसी फंड नहीं है, क्रेडिट क्या या पर्सनल लोन का डेट है, बेसिक इक्विटी का पोर्टफोलियो स्टेबल नहीं है, नेक्स्ट 1 से 3 साल में पैसे चाहिए, तो ऑल्टरनेटिव्स मत शुरू करो। ऑल्टरनेटिव्स फाउंडेशंस नहीं होते, बूस्टर्स होते हैं। पहले बेस बनाओ, फिर बूस्टर्स ऐड करो। तो पोर्टफोलियो में ऑल्टरनेटिव्स का कितना परसेंटेज आइडियल है? एक हाई लेवल एसेट एलोकेशन का लॉजिक दे देता हूँ। बिगिनर्स के लिए 80 से 90% आपका कोर पोर्टफोलियो में जाना चाहिए और 10 से 20% ऑल्टरनेटिव्स में। अगर आप इंटरमीडिएट इन्वेस्टर हो तो आपका 70 से 80% कोर में और 20 to 30% ऑल्टरनेटिव्स में। अगर एडवांस हो तो 5 से 60% कोर में और 40 to 50% ऑल्टरनेटिव्स में, ड्यू डिलिजेंस के साथ। ऑल्टरनेटिव्स म्यूचुअल फंड को रिप्लेस नहीं करते हैं, वो कंप्लीट करते हैं। कौन सा ऑल्टरनेटिव्स आपके सबसे ज्यादा एक्साइटिंग लगता है? REITs, प्राइवेट क्रेडिट, NVITs, ग्लोबल ETFs या SGM? कमेंट में लिखे, नाम लिखो सिर्फ, मैं पर्सनली रिप्लाई करके सूटेबिलिटी गाइड करूंगा। अगर आप स्टेप बाय स्टेप एसेट एलोकेशन मैप्स, SIP टेम्पलेट्स, डाइवर्सिफिकेशन फॉर्मूलाज और रेडी टू यूज इन्वेस्टमेंट चेकलिस्ट चाहते हो तो ये सब मेरे पर्सनल फाइनेंस बुक्स और टूल किट्स में इंक्लूडेड है। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है। म्यूचुअल फंड्स एक्सेलेंट है, लेकिन पूरी दुनिया नहीं है। वेल्दी लोग एक ही एसेट क्लास पर डिपेंड नहीं रहते, वो पोर्टफोलियो बनाते हैं जो अच्छे मार्केट में ग्रो करे और बुरे मार्केट में सरवाइव करे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर ये वीडियो आपको सही अच्छा लगा है तो आप इसको शेयर करें और लाइक और सब्सक्राइब करें, ताकि इस तरीके की वीडियो आप आगे और रिसीव करें। टेक केयर, बाय बाय, सी यू।